हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानी एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो फॉर क्लास 10 एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर में टोटल 9 चैप्टर्स हैं एंड हम वीडियोस कैसे बनाने वाले हैं। फर्स्ट वील कवर 2 चैप्टर्स, देन 3 चैप्टर्स, देन 2 चैप्टर्स एंड देन 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो सारी की सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फर्स्ट आज हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे। एक तो फर्स्ट चैप्टर करेंगे दैट इज लेटर टू गॉड एंड आफ्टर लेटर टू गॉड वी विल डू नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यू ऑल नो नेल्सन मंडेला भी बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम ये दोनों चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी समरी समझेंगे। समरी के बाद मैंने एक कंटेंट दिया है समरी से रिलेटेड, उसको रीड करेंगे। आफ्टर समरी हम थीम पढ़ेंगे, स्टोरी का क्या थीम है। मोर ओवर आफ्टर दैट वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो हम आरटीसीज भी कवर करेंगे, एमसीक्यूज होंगे जिसमें, और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड। ठीक है, अब लेटर टू द गॉड में अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन लेटर टू द गॉड की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन करेक्टर प्रोटैगनिस्ट मींस द लीड ऑफ द चैप्टर, लीड करेक्टर ऑफ द चैप्टर कौन है? लेंचो। ठीक है, कुछ लोग लेंको बोलते हैं, कुछ लोग लेंचो बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, तो लेंचो है। लेंचो बेसिकली कौन है? ओल्ड मैन है, वेयर ही लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द टॉप हिल। ठीक है, कहाँ पे रहता है? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ टॉप हिल, मतलब टॉप हिल पे रहता है एक विलेज में। ठीक है, एक उसी का हाउस है वहां पे। ठीक है, उसके पास एक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? कॉर्न फील्ड है। ठीक है, कौन सी फील्ड है? कॉर्न फील्ड है। तो बेसिकली वो जो कॉर्न फील्ड है, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड ही वॉज होपिंग कि आज तो बारिश होने वाली है, और अगर आज बारिश हो गई तो उसकी जो फसलें हैं, जो उसकी क्रॉप है, वो बहुत अच्छी उगेंगी। ठीक है, तो उसी टाइम क्या होता है? बारिश आने लगती है एंड ही गॉट रियली हैप्पी कि फाइनली बारिश आ गई है, अब उसकी जो फसलें हैं, क्रॉप्स है, इस पर कौन सी क्रॉप की बात हो रही है? कॉर्न की बात हो रही है, वो बहुत अच्छी उगेंगी। ठीक है, फिर एकदम से बारिश तेज होने लग जाती है एंड देन ही डिस्क्राइब्स दोज कॉर्न टू द कॉइन, कि जो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स है, दीज आर लाइक 5 सेंट्स अ कॉइन, एंड जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है वो बड़ कॉर्न को और अच्छा उगाएंगे एंड दीज आर इक्वल टू 10 सेंट्स पर कॉइन। क्लियर? 10 सेंट्स पर क्रॉप। क्लियर? अब इससे क्या होगा? धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो बारिश थी वो रुकी ही नहीं। बारिश जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो हेलस्टोन में कन्वर्ट हो गई। हेलस्टोन का क्या मतलब होता है? हेलस्टोन का मतलब होता है कि वहां पे ओले पड़ने लग गए एंड ओलो की वजह से, ओले पड़ते 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 स्टॉर्म आ गया। ठीक है, द फील्ड वॉज कवर्ड विद हेल स्टोन्स, ऐसा लग रहा था इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट। ठीक है, तो उसकी जो पूरी की पूरी क्रॉप्स थी वो खराब हो गई और फिर वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। अब उसे नहीं पता कि पूरे साल वो कैसे चलाएगा अपनी फैमिली, कैसे अपना लाइवलीहुड काटेगा पूरे साल नेक्स्ट सीजन आने से पहले। मोरोवर नेक्स्ट सीजन के लिए भी उसको क्रॉप्स उगाने के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, समझ आया? अब बेसिकली हेलस्टोन जब आई तो ऐसा लग रहा था कि जो फील्ड है इट इज कवर्ड लाइक अ सॉल्ट, क्योंकि जो यहाँ पे फील्ड है हर जगह हेलस्टोन हो गए थे। सो ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट से कवर हो गई है। तो वो सोच रहा था कि अगर कीड़े भी लग जाते, कीड़ों को क्या बोलते हैं? प्लैग ऑफ लोकिस्ट, कलेक्टिव नाउन है तो प्लैग। ठीक है, अगर कीड़े भी लग जाते इस कॉर्न फील्ड में तो थोड़ा वो बहुत कॉर्न तो बच ही जाता, तब भी मैं गुजारा कर लेता। लेकिन हेलस्टोन ने क्या कर दिया? पूरे के पूरे सारे के सारे कॉर्न्स को बर्बाद कर दिया। ठीक है, बट ये जो लेंचो है इसको बहुत ही ज्यादा फेथ था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेथ था। जैसे बड़ों का कहना है कि जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे पास होता है भगवान, गॉड। तो इसको भी इस बात पे फेथ था कि मेरी मदद कोई करे ना करे, मेरी मदद भगवान तो करेंगे ही करेंगे। तो ये बैठता है एक पेन पेपर लेके और बहुत सोच समझ के एक लेटर लिखता है। लेटर किसको लिखता है? गॉड को, क्योंकि उसको बहुत फर्म फेथ था गॉड पे कि कुछ कोई हेल्प करे ना करे गॉड जरूर करेंगे। गॉड को पूरी कहानी सुनाता है लेटर में और बोलता है मुझे 700 पैसों की ज़रूरत है अपनी कॉर्न को दोबारा उगाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, जब तक कॉर्न दोबारा नहीं उगते। और उसको पूरा का पूरा बिलीव था कि भाई भगवान जो है उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो उसने क्या किया? वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वो लेटर जो है उस पर टू गॉड करके एड्रेस होता है, टू गॉड, और वो
बॉक्स में डाल देता है। अब वो लेटर किसके हाथ लगता है? पोस्टमैन के हाथ लगता है। वो लेटर पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है। पोस्ट मास्टर सबसे पहले तो बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है कि ये क्या है, भगवान को कौन लेटर लिखता है। बट एकदम वो फिर शांत हो जाता है, क्योंकि वो उसका ट्रस्ट देख के गॉड में, उसका फेथ देख के उसको बहुत अच्छा लगता है कि आज भी ये फेथ जिंदा है। तो वो पोस्ट मास्टर जो है डिसाइड करता है कि मैं इसको लेटर का रिप्लाई करूँगा गॉड बन के। लेकिन जब वो लेटर खोलता है, पढ़ता है पोस्ट मास्टर उस लेटर को, तब उसे रियलाइज होता है कि उसको गुडविल के अलावा और भी चीज़ चाहिए। और वो क्या थी? 100 पैसे, जो जिससे वो फार्मर की मतलब लेंचो की हेल्प कर पाएगा। तो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी वो अपनी सैलरी का थोड़ा पार्ट अपने फ्रेंड्स से, अपने एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करता है, लेटर में डालता है, और लेंचो के लिए वो लेटर जो है पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। फिर फॉलोइंग संडे जो लेंचो है फटाफट जल्दी जल्दी सुबह उठ के पोस्ट ऑफिस आता है, ये देखने के लिए कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो हाँ, लेटर तो आया होता है। और उसकी तरफ से लेटर किसको आया? लेंचो को लेटर आया अकॉर्डिंग टू हिम गॉड की तरफ से, राइट। लेकिन वो लेटर किसने लिखा था? पोस्ट मास्टर ने। जब उसने लेटर खोला, उसमें देखा पैसे हैं, तो आप लोग तो कहोगे कि वो खुश होएगा, पर वो खुश नहीं हुआ था, वो सरप्राइज नहीं था, वो शॉक्ड था। पोस्ट मास्टर दूर बैठे बैठे उसका रिएक्शन देख रहा होता है, एंड ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज शॉक्ड। क्यों? क्योंकि उसको 100 की जगह 70 रिसीव हुआ है। उसने ये नहीं सोचा कि क्या सच में गॉड ने उसकी हेल्प की है, क्या पैसे कहाँ से आए हैं, कहीं पोस्ट मास्टर ने या पोस्ट ऑफिस के लोगों ने तो उसकी हेल्प नहीं करी। उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि भगवान मुझे 100 ही भेजे होंगे, लेकिन जो चोरी है इन पोस्ट मास्टर के ने या इन एम्प्लॉयज ने करी होगी। दीज आर अ बंच ऑफ क्रूक, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। ठीक है, तो वो फिर एक लेटर और लिखता है भगवान को, और ये बोलता है कि मुझे रिमेनिंग 30 और दे दो, बट इस बार मेल के थ्रू मत भेजना। उसने ये नहीं सोचा कि भगवान के रूप में पोस्ट मास्टर ने आके उसकी हेल्प करी या किसी ने आके उसकी हेल्प करी। उसको पक्का यकीन था कि भगवान ही मेरी आके हेल्प करेंगे, और 70 मिले उसको, उसके लिए वो खुश नहीं हुआ। 30 कम थे, उसके लिए वो सैड हुआ। क्लियर? समझ आया? तो ये चैप्टर जो है ये फेथ डिस्क्राइब कर रहा है एक पर्सन का। क्लियर? सो एक बार हम ये समरी रीड करते हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने डाली है। ये जो स्टोरी है G.L. फ्यूटनेस ने लिखी है, और वो बता रहा है अनफेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड, की कितना ज़्यादा फेथ है उस फार्मर को गॉड पे। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर। वो किसकी एक्सपेक्ट कर रहा है? रेन शावर की, जिससे उसके जो क्रॉप्स है वो नरिश हो सके। ठीक है, ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। उसको अपनी फील्ड पे इतना भरोसा था, उसको लग रहा था उसको उसकी फील्ड से बहुत पैसे मिलने वाले हैं, जैसे हर साल मिलते हैं। टू दिस utmost excitement रेन डिड हैपन, बट सूनर इट टर्न्ड इनटू हेलस्टॉर्म। ठीक है, रेन हुई जरूर, लेकिन वो ओले वाली रेन में बदल गई। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग हिज इंटायर क्रॉप फील्ड, जिससे उसकी पूरी की पूरी क्रॉप फील्ड जो है डिस्ट्रॉय हो गई। द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज देयर इंटायर लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। Although disheartened, the family had reboused belief in the Almighty. Though they were disheartened, लेकिन उनको पूरा का पूरा belief था Almighty पे, मतलब God पे। ठीक है, Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write, and thus depicted to write a letter to God explaining his situation and asking for help. He went to town to post his letter addressed to God. The letter, on being noticed by the postmaster, at first amused him, but then motivated him, want to do something for the farmer so as to keep him immense belief intact. He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. तो उसके friends ने, employees ने और उसने खुद ने मिलके कुछ पैसे इकट्ठे करे। To his dismay, he could only collect 70 पर उसकी क्या गलती? उसने पैसे तो इकट्ठे करे ना, पर वो 100 इकट्ठे नहीं कर पाया, उसने सिर्फ 70 इकट्ठे करे, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. On having found the letter, the writer is not at all shocked. वो shocked नहीं हुआ, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. He again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount. Clear? समझ आया? And after that
Now let's read the theme of the story. The lesson demonstrates 3 points. 3 पॉइंट बताए गए हैं. सबसे पहले लेंचो steadfast confidence in God. लेंचो का पूरा कॉन्फिडेंस था गॉड में कि कोई मेरी हेल्प करे ना करे, गॉड जरूर मेरी हेल्प करेंगे. His trust is confirmed by the fact that those who assist him are people. सेकेंड, इट डेमोन्स्ट्रेट लेंचो द फार्मर कंप्लीट इनोसेंस. इससे इसकी इनोसेंस दिखती है. ठीक है, समझ आया. थर्डली, द लेसन इलिस्ट्रेट दैट इवन चैरिटी माइट गो अननोटिस दैट टाइम. कभी कभी कोई चैरिटी को भी अननोटिस कर देता है. यू माइट नॉट रिसीव एनी रिकॉग्निशन ऑफ योर काइंडनेस एंड गिविंग. कभी कभी आप बहुत अच्छा काम करोगे लेकिन आपको उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी. ऑन द अदर हैंड, पीपल कैन मिस्टेक यू फॉर अ बंच ऑफ क्रूक्स. हेल्प करने के बाद भी लोग आपको बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेवकूफ बोल सकते हैं. क्लियर, समझ आया. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन आंसर्स. लेंचो इज डैश व्हेन ही सेज दैट व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है, क्या वो डाउटफुल था? नहीं. क्या वो स्ट्रेस था? नहीं. कंफ्यूज था? नहीं. ही वॉज डिसमिसिव. ठीक है, समझ आया. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of a ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a good downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. Based on the details of the house location, how can it be best described? क्या वो majestic था, इम्पोजिंग था, सॉलिटरी था या यूनिक था? इट वॉज सॉलिटरी, मतलब अलोन, अकेला घर था वहाँ पे. The field of corn dotted with flower means that not a single flower was bigger than a dot. No, the flower was scattered across. Yes, the flowers were scattered across. Clear? Lencho wished for a downpour for a heavy shower. Pick the option that correctly lists the correct match for the kindness of rain. ये यहाँ repeated है. Lencho wished for a downpour or a heavy shower. Pick the option that correctly lists the correct match for the kind of rain. तो यहाँ पे basically एक तरीके से match the following है. Clear? अब heavy rain की बात करें तो heavy rain, it's coming down quite strong and you get very wet very quickly. ठीक है, फर्स्ट का हो गया ये. थर्ड, ठीक है. सेकेंड का बात करें तो इट इज थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म की बात करें तो इट इज अ वायलेंट शॉर्ट lived weather disturbance associated with lightning, thunder, strong and gusty wind. ठीक है, इसके बाद drizzle की बात करें. drizzle is light rain that fall in very fine drops. ठीक है, उसके बाद टेरिटोरियल रेन की बात करें. सो दिस इज टेरिटोरियल रेन, वेरी हैवी रेनफॉल एंड ट्रॉपिकल रेन. एंड डाउनपोर की बात करें तो इट इज रियली हैवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली. तो इसका ऑप्शन है डी पार्ट. क्लियर? बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड. सो व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड, लेंचो इनमें से क्या चीज नहीं सोच रहा था? सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू. Just a downpour, God, and everything will be perfect. All set for the grand harvest. I'm going to be rich. I wish we have not enough food to eat after this harvest. तो ये चार ऑप्शन में से लेंचो क्या नहीं सोच रहा था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ. एंड दैट इज द फोर्थ पार्ट, दैट आई विश वी हैव enough food to eat after this harvest. He was not thinking about this concern. He was not concerned about this. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? Now, which quote support the idea in the given extract? अब इनमें से कौन सा quote है जो आइडिया बताता है in the given extract? Clear? समझ आया? So farming is a profession of hope. Yes, farming is a profession of hope. हम बोल सकते हैं कि जो farming है वो hope का profession है. ठीक है, so when he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed like this to an envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send me through mail because the post office employees are bunch of crook." Right? तो इसमें क्या समझ आया कि bunch of crook. Pick option that does not collate. That does not collate का मतलब होता है does not relate with bunch of correctly. Option 1, 2, 3, 4 and let's see the option. Option 1 is geese, grape, flower,
आइलैंड। तो बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ फ्लावर हो सकता है, बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं हो सकता। क्लियर, समझ आया? बंच ऑफ आइलैंड्स नहीं हो सकता। What was the most likely response that the postmaster expected in Lencho's second letter? तो जो लेंचो का सेकेंड लेटर था उसमें पोस्टमास्टर ने क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था? ठीक है, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्ड। एक तो सॉरोफुल, सैडनेस एक्सपेक्ट करी थी, नहीं। ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट किया था, यस। डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करी थी, नहीं। इलेशन, यस, इलेशन मीन्स हैप्पीनेस एक्सपेक्ट करी थी। शॉक एक्सपेक्ट किया था, नहीं। तो 2 and 4 एक्सपेक्ट किया था, दैट इज सी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डैश विद द ब्लो ऑफ फिस्ट। अब ब्लो ऑफ फिस्ट का क्या मतलब हुआ? ठीक है, ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस पिक्चर। तो दैट इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी। लेंचोस लेटर इंक्लूडेड डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम, नो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, नो। बीइंग बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, नो। लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, यस। लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड की मुझे 30 पैसे और चाहिए। पिक द मोस्ट suitable code for this extract. It is easier to fool people than to convince them that they have been fooled. No, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. Real knowledge is to know the extent of one ignorance. You see a person true color when you no longer beneficial to their life. No. True generosity mean expecting ingratitude. Yes, this is by Coco Chanel that if you are truly generous तो तुम्हें आगे से gratitude expect करने की जरूरत नहीं है. अगर तुम gratitude expect कर रहे हो that means you are not truly generous. Clear? So then we are moving on to the next slide. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, which was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his eyebrow, caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send me through the mail because the post office employees are a bunch of crook." Lencho. Why was Lencho not surprised when he received the money? Not surprised likha hai. Because he knew the post office employees were kind? No. Because he knew his hard work would pay off? No. Because he had been lucky in the past? No. Because he had higher faith in higher power? Yes, he had a firm faith in higher power. Clear? उसको God पे बहुत belief था. Next. How did the postmaster most likely feel when he read Lencho's second letter? जब लेंचो का second letter लगा पढ़ा तो how did postmaster most likely feel? postmaster को कैसा feel हुआ होगा जब उसने लेंचो का second letter पढ़ा? Obviously hurt, disheartened, disappointed, sad, upset, कोई भी word use कर सकते हो. Okay, fill in the blank with one word only. The postmaster rushed to open Lencho's second letter. This tells us that postmaster was dash according to the content of the letter. So he was eager to read the content of the letter. He was curious to read the content of the letter. He was excited. He was restless. कोई भी एक word यहाँ use कर सकते हो. Clear? नेक्स्ट आता है why did Lencho wrinkle his eyebrow when writing the letter? वो क्यों wrinkle कर रहा था? He was not able to put his thought into words. Yes, he was making so much efforts in writing the letter क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो लेटर में क्या लिखे. ठीक है, which of these uses the word stamp with the same meaning used in the fifth extract? फिफ्थ एक्सट्रैक्ट में स्टैम्प जो लगती है लेटर पे चिपकाते हैं स्टैम्प, वो स्टैम्प की बात हुई है. आपको को रिलेट करना है इनमें से किसी एक ऑप्शन में. Simon could stamp and crush dry twigs with his boots if it had to. इस द फर्स्ट लाइन में स्टैम्प का मतलब है उस पर पैर रख के उसको दबाना, कुचलना. तो हमने ये स्टैम्प का मीनिंग नहीं हुआ. साइमन हैज एन इम्प्रेसिव स्टैम्प कलेक्शन ही लाइक टू बोस्ट ऑफ. यस, साइमन के पास एक इम्प्रेसिव कलेक्शन है सारी स्टैम्प्स की जिसको उसको शो ऑफ करना पसंद है. तो यस, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, people get support from family and friends during bad time. How does Lencho's family behave after the harvest is ruined? So after the harvest is ruined, Lencho की family का क्या रिएक्शन था? सपोर्टिव थे, अंडरस्टैंडिंग थे,
ठीक है, समझ आया। उसके बाद दे अंडरस्टैंड द सेवरिटी ऑफ द सिचुएशन, उन्होंने जो सीवियरिटी थी, सीरियसनेस थी सिचुएशन की, वो समझी। ठीक है, विलिंग टू डू व्हाट दे कैन टू हेल्प। ठीक है, लेंचो's wife for example help him to collect hailstone while his children help him to spread them out to dry. ठीक है, अब इसमें से मेन वर्ड क्या है? सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड द सेवरिटी ऑफ द सिचुएशन, विलिंग टू डू व्हाट दे कैन फॉर हेल्प। और मैंने ये सारे अंडरलाइन कर लिए, तो मेन कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर दो ताकि टीचर पूरी आंसर रीड ही नहीं करे और ग्रामर मिस्टेक्स ना ढूंढे आपकी। क्लियर? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था। ठीक है, समझ आया? वो क्या था? बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था। क्लियर? ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। व्हाट डज दिस लाइन टेल अस अबाउट द नॉर्म्स अमंग सच फार्मर? तो ये बताया गया है कि जो लेंचो था, इट वॉज ऑक्स ऑफ, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, दैट मीन ही वॉज a very hard working person, but still he knew how to write. He had the ability to read and write, and it was not very much common among farmers like Lencho. It implies that norm among farmers that it at that time was to focus solely on their physical labor and not on education. ठीक है, hardly read and write, उसको ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था। Clear? Then moving on to the next stanza. Yes, what according to you would have been the likely reaction of Lencho's wife? According to you, Lencho की wife का क्या reaction हो सकता था upon knowing about him writing an actual letter to God? So, given the close relationship between Lencho and his family, it is likely that his wife would have been very supportive of his decision. क्योंकि जितना ही faith लेंचो को था उतना ही faith उसकी wife को होता, because they are very close, right? They live together, they know each other very well. She would have understood the gravity of the situation or severity of the situation, कुछ भी लिख देना, and the impact that the hailstone had on their livelihood. Therefore, he may have encouraged Lencho to seek help from any possible source, including divine intervention. Next आता है, Lencho waited eagerly for a reply. Lencho ने बहुत eagerly wait किया था reply का to his letter to God. Do you think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? So yes, it is possible that the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction. ठीक है, upon receiving the reply to the letter, because in the story postmaster जो है he was very curious and amused character, बहुत curious और amused character दिखाया है postmaster का, जो basically लेंचो का faith देख के हिल गया था. He was very much fascinated by Lencho's faith in God and he requested for money in the letter. He even shared his letter with his employees and other villagers, which suggests that he found it amusing and interesting. तो उसको बहुत amusing और interesting लगा. Clear? Next, the field was white as if it was covered with soil. अभी मैंने explain भी किया था, field पूरी white हो गई थी hailstone की वजह से, as if it was covered with soil. This is how the field is described after the hailstone. The pelting hailstone could have been easily seen as sugar cubes. अब ये sugar cubes के भी describe कर सकता था narrator, पर उसने salt को ही क्यों describe किया? यहाँ पे salt सबसे ज़्यादा appropriate क्यों था, sugar cubes appropriate क्यों नहीं थी? ठीक है, ये बताना है why and why not. तो जब नरेटर ने हेलस्टोन को अगर शुगर क्यूब से कंपेयर करता, ठीक है, while comparing the hailstone with sugar cube may seem like a more appropriate comparison due to their shape. ठीक है, हेलस्टोन भी ऐसे होते हैं मोटे से या स्क्वायर शेप में, और शुगर क्यूब भी ऐसी होती है, तो ये एक एप्रोप्रिएट कंपैरिजन होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द शेप. ठीक है, पर ऑथर ने किससे कंपेयर किया? सॉल्ट से कंपेयर किया. किससे कंपेयर किया? सॉल्ट से. अब हम अगर शेप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द शेप शुगर क्यूब भी ऐसी होती है, हेलस्टोन भी ऐसे होते हैं, तो कंपैरिजन शुगर क्यूब के साथ एप्रोप्रिएट था. बट इन रियलिटी किससे कंपेयर किया गया है? सॉल्ट से कंपेयर किया गया है. सॉल्ट बेसिकली डिस्क्राइब करी गई है ये दिखाने के लिए कि इट हैड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, ठीक है, एंड लेफ्ट द फील्ड बैरन एंड लाइफलेस. The color white associated with the soil give a sense of emptiness and desolation. White का मतलब क्या दिखा रहा है? Emptiness and desolation, which fits the overall tone of the story. ठीक है, because sugar कहीं ना कहीं हम happiness के लिए use करते हैं, और नमक salty relation मतलब खराब होना. ठीक है,
On the other hand, comparing the hailstone to sugar cube would have given a different impression. It would have emphasized the shape and size of the hailstone rather than the impact of the hailstone. तो salt use किया गया उस पर impact डालने के लिए. This comparison may have also given a false impression that the hailstone were not as damaging as they actually were. Clear? Now moving on to the next. Lencho and his family knew the implication the hailstone would have on their lives. Write a conversation between Lencho and his wife as they watched the downpour turn into a hailstorm. अब लेंचो बहुत worried है. उसने क्या बोला अपनी वाइफ को? This hailstone is going to ruin everything. We won't be able to harvest any crop. अब वाइफ ने उसको, वाइफ was also concerned. उसने बोला, I know Lencho, we won't have any food to eat or sell this year. Lencho frustrated. We worked so hard all season and now everything is ruined. What are we going to do? Wife thoughtful. We'll have to find a way to make it through. We'll need to be strong and rely on our faith. क्योंकि ये दिखाना कि वाइफ जो है काफी सपोर्टिव है. ठीक है. Lencho spectacle. Faith won't put food on the tables and clothes on our backs. Wife firmly. We have each other and our children. We'll work together to get through this. Lencho nodding. You are right. We'll have to start thinking of a way to survive until the next harvest. Wife determined. We'll find a way, Lencho. We always do. Clear? Now, Lencho did not bother exploring any other means to resolve his situation but just turned to God. Do you feel that this approach was justified? Why not? Lencho was not bothered कि भाई क्या है सिचुएशन, कैसी है सिचुएशन. ठीक है. बट डू यू फील कि जो उसकी ये अप्रोच थी जस्टिफाइड थी, राइटिंग अ लेटर इन दिस सिचुएशन? सो येस, लेंचोस अप्रोच टू रिजॉल्विंग हिज सिचुएशन बाय टर्निंग टू गॉड वाज जस्टिफाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज करेक्टर एंड हिज बिलीफ. उसको बहुत ज़्यादा उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, येस इट वॉज अ राइट थिंग. ठीक है, समझ आया? अगर लेंचो की बात करें, ही वॉज अ डीपली रिलीजियस मैन जिसको बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पे, एंड ही सी गॉड एज अ बेनिवोलेंट फिगर हु कैन प्रोवाइड हिम विद द हेल्प ही नीड्स. Lencho's approach of writing a letter to God shows his innocence and childlike trust in God's power. This approach also highlights the cultural and religious belief prevalent in many communities where people turn to God for help and guidance in times of troubles. So yes, अगर हमारी लाइफ में भी troubles आती है तो we always think of God. और लेंचो ने भी वही किया. He was an extremely religious man. So yes, according to him, it was a right thing to do क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा belief था, firm faith था कि उसको कहीं ना कहीं से help ज़रूर मिलेगी. And yes, उसको help भी मिली. क्या पता पोस्ट मास्टर ही एक जरिया हो जिससे गॉड ने उसकी हेल्प करनी हो. क्लियर. Explain how the description of the devastation caused by hailstone reflect the sadness within a letter. A Lencho letter to God refer to the given line from the extract. अब उसने कैसे डिस्क्राइब किया होगा लेटर? Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तो आपने डिस्क्राइब करना है कि कितना डिवास्टेटेड था वो लॉस. ठीक है. द फैक्ट दैट नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज एंड द फ्लावर गॉन फ्रॉम द प्लांट सजेस्टेड एक हो गई सेंस ऑफ एम्प्टीनेस एंड लॉस. ठीक है. विच मिरर्स लेंचोस फीलिंग ऑफ डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. अब देख रहे हो मैंने सीधा सेंस ऑफ एम्प्टीनेस अंडरलाइन किया, डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट अंडरलाइन किया, तो चेकर को पता लग गया कि ये मेन वर्ड है जो कि एकदम परफेक्ट है. चेकर ने पूरा लाइन नहीं रीड करना, आपने भी ऐसे ही आंसर करना है. The destruction of the corn, which was the source of his livelihood, is particularly devastating for him. ठीक है. जो destruction थी corn की, it was very devastating for him. The emptiness, desolation of the landscape. ठीक है. ये एक powerful metaphor है लेंचो के state of mind को explain करने के लिए कि वो खुद ही एक lonely person हो गया था, emphasizing the magnitude of disappointment and hopelessness. Clear? Now next, explain the quality of the post office employees. So basically यहाँ पे हम post office employee का characters बता रहे कि कैसे थे post office employees. ठीक है, समझ आया? तो kind and helpful. Clear? Why would you not agree with Lencho calling them a bunch of crooks? So do you agree that Lencho should call them a bunch of crooks? No, because उन्होंने ही उसकी help करी थी. Lencho was not at all justified in calling them a bunch of crooks because they helped him by collecting money for helping him. Clear?
Lencho had faith in God but lacked faith in humanity. Elaborate with reference to letter to God. तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, लेंचो का करेक्टर लिखना है. यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है बट आपने पेपर में पॉइंट्स में नहीं लिखना. पेपर में आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है. सिंपल पर्सन था, ही स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इमेंस फेथ था गॉड में, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम गॉड, received a lesser amount, blamed post office employees, did not realize the irony. They were the real helpers who had contributed a part of their salary and he did not act practically. Clear? नेक्स्ट आता है, पोस्ट मास्टर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लेटर टू गॉड. यस, सो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू से दैट पोस्ट मास्टर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड in the context of letter to God. While the postmaster and his employees plays an important role in helping Lencho, they are not divine figures representing God. In the story, Lencho writes a letter to God seeking his help after his crops are destroyed by a hailstorm. He believes that God will provide for him and his family and sends a letter addressed to God through the post office. The postmaster and his employees are simply the one who receive and read the letter, and they are moved by Lencho. Clear? And they are moved by Lencho. Clear? Faith and sincerity. Although the postmaster and his employees decided to help Lencho by contributing the money, they do not claim to be their money. Clear? Yes. Then आता है next one. सो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज नेल्सन मंडेला. ठीक है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अगर मैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करूं तो ये एक इनॉग्रेशन सेरेमनी से शुरू है चैप्टर. किससे शुरू है? एक इनॉग्रेशन सेरेमनी से ये चैप्टर शुरू है. ठीक है, नेल्सन मंडेला थे कौन? ये थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. कौन थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. कहाँ के? साउथ अफ्रीका के. कहाँ के? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. क्लियर? सो अब मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले वहां था अपार्थीड सिस्टम. ठीक है, नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले यहाँ पे क्या था? एक अपार्थीड सिस्टम था. अपार्थीड सिस्टम क्या था? अपार्थीड सिस्टम ये था कि जो ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, जो वाइट्स जो ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको ऑप्रेस करते थे. ठीक है, दैट वाज अपार्थीड सिस्टम. नेल्सन मंडेला ने और उनके कंपेनियन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेसी दिलाने के लिए. ठीक है, साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी लाने के लिए, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. क्लियर? अब हमें ये जो चैप्टर शुरू करना है, हमें एक इनॉग्रेशन सेरेमनी से शुरू करना है कि जब नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और नेल्सन मंडेला की स्पीच के बारे में पढ़ना है. उसके बाद उनके थोड़े बहुत चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने क्या फेस किया था. क्लियर? सो अगर मैं नेल्सन मंडेला की बात करूं, ठीक है, तो प्रिटोरिया में एक इनॉग्रेशन हुआ था. ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ था जब ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे पहली बार. फर्स्ट थिंग, ही वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918. कब बॉर्न हुए थे? 18 जुलाई 1918. थे कौन? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ठीक है, अब जो चैप्टर है वो एक डिस्क्रिप्शन से शुरू हो रहा है. किस चीज़ के डिस्क्रिप्शन से? एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है जो 10 मई 1994 में हुई थी. कब हुई थी वो इनॉग्रेशन सेरेमनी? 10 मई 1994, जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स भी आए थे. ठीक है, टू शो ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स नेल्सन मंडेला. ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे उनकी विक्ट्री को उनके साथ सेलिब्रेट करने. उनकी किस चीज़ की विक्ट्री थी? विक्ट्री थी कि पहली बार साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है वो एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, मोर ओवर वो फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है. ठीक है, उन्होंने स्पीचेस दी थी. उनके अलावा और भी जो प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने भी, वो तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, सॉरी. उनके बाद जो 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट 1 एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट 2, तो उन्होंने भी ये स्पीच दी थी. ठीक है, समझ आया? सो इट इन्वॉल्व स्पीचेस बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व by an impressive air show of fighter jets. तो
उसके बाद जब उन दोनों तीनों की स्पीच खत्म हो गई थी, सबसे पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट 2 ने स्पीच दी, फिर 1 ने दी, एंड देन प्रेसिडेंट ने दी, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट इज नेल्सन मंडेला। उसके बाद एक एयर शो हुआ था फाइटर जेट्स का एंड हेलीकॉप्टर्स का, ठीक है। एंड लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डे, लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स 1900 to 1910 के बीच की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। White supremacy introduced the system of apartheid system and made life a living hell for the dark skinned population। तो अगर हम बात करें फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट से पहले साउथ अफ्रीका में वाइट सुप्रीमेसी थी, जिन्होंने डार्क स्किन पीपल की लाइफ को कम्प्लीटली हेल बना दिया था। इट गिव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी। तो उस टाइम पे इसको बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन सोसाइटी माना जाता था, क्योंकि जो वाइट्स थे वो ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा गलत करते थे। मैनी पीपल हैव स्ट्रगल्ड एंड सैक्रिफाइड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया था फॉर बेसिक ह्यूमन राइट। द ऑथर एक्सप्रेस his desire to thank all those freedom fighters who could not live to see this autumn day। तो जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने अपनी स्पीच में उन सबको भी थैंक यू बोला जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आज वो इस विक्टोरियस डे को देखने के लिए जिंदा नहीं है, ठीक है। ही रेफर टू द सिटीजन एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री। उन्होंने सिटीजन्स को क्या बोला? ग्रेटेस्ट एसेट बोला, ठीक है। इट इज दीज पीपल ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम। वो कह रहे हैं कि मुझे लड़ने की करेज, स्ट्रगल करने की करेज कहाँ से मिली? अपने लोगों से मिली, जो कि मेरे कंट्री के एसेट है, ठीक है। मंडेला बिलीव्स दैट करेजेस इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो इसमें ये बताया हुआ है करेज का मतलब ये नहीं कि आप फियरलेस है, करेज का मतलब ये है कि आपने डर को ओवरकम किया है, फियर को ओवरकम किया है, क्लियर। ही ऑल्सो मेंशन कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक ह्यूमन की, एक होती है टूवर्ड्स द फैमिली, एक होती है टूवर्ड्स द कंट्री, ठीक है, समझ आया। एंड हाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी, हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज फैमिली वाज नेग्लेक्टेड। उन्होंने क्या किया? जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटी टूवर्ड्स कंट्री निभा रहे थे, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया एंड उस वजह से वो अपनी फैमिली की टूवर्ड्स ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाए थे, जस्ट बिकॉज ही वाज फुलफिलिंग ऑल द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज कंट्री। तो वो अपनी सारी ड्यूटी फैमिली की तरफ नहीं निभा पाए थे, क्योंकि उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया था, उन्हें उन्हीं फैमिली से अलग कर दिया गया था। ही बिकेम अ मैन ऑफ पीपल व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द आइडिया ऑफ फ्रीडम वाज एन इल्यूजन फॉर हिम एंड पीपल लाइक हिम। It was then he joined the African National Congress and fought for his right till he became the first black president। तो अब उन्हें उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जो फ्रीडम थी वो तो उनके लिए इल्यूजन थी, क्योंकि बचपन में फ्रीडम कुछ और थी, बड़े होते होते फ्रीडम कुछ और हो गई। अब एंड में उनके लिए फ्रीडम क्या थी? अपने आप को, अपने लोगों को वाइट सुप्रीमेसी से फ्री कराना। और उस टाइम पे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी थी एंड उन्होंने तब तक स्ट्रगल किया जब तक वो साउथ अफ्रीका में फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आए। वाइट सुप्रीमेसी को जब तक उन्होंने खत्म नहीं किया तब तक उन्होंने स्ट्रगल किया एंड में जाके उन्हें विक्ट्री मिली और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑप्रेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड। एंड अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, जितना परेशान, जितना बेसिकली वर्ड ऑप्रेस्ड है, उतना ही ज़्यादा ऑप्रेसर है। उनका कहना था कि जो लव है वो एक नेचुरल फीलिंग है, हेटरेट तो करना सिखाया जाता है। एज सुन एज द फॉर्मर रॉब्स ऑफ द ऑप्रेस्ड ऑफ देयर फ्रीडम हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड एट ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। तो ये बोला गया कि जो ऑप्रेसर है, जब वो किसी की फ्रीडम छीनते हैं तो वो अपनी ह्यूमैनिटी को भी छीनते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी को भी ख़त्म करते हैं उन दूसरों की फ्रीडम के साथ। दस द ऑप्रेसर टू इज़ नॉट फ्री। इसलिए जो ऑप्रेसर है, जो दूसरों के साथ गलत कर रहा है, वो भी फ्री नहीं है, उसने भी अपनी फ्रीडम को छीना है, क्लियर। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की थीम क्या है। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, जस्टिस इज द सब्जेक्ट ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेसिकली किसके लिए? इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया इन्होंने, ठीक है, समझ आया। द चैप्टर इज अ सेक्शन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। वो एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशन करी थी फ्रॉम साउथ अफ्रीका,
द चैप्टर डिस्क्राइब मंडेला's अर्ली ईयर्स का मतलब उनके चाइल्डहुड के बारे में भी बताया है इस चैप्टर में, ठीक है, एंड हिज पाथ टू बिकमिंग अ पॉलिटिकल एक्टिव मेंबर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और कैसे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मेंबर बने, तो ये ज्वाइन की कैसे, वो सब बताया गया है इस चैप्टर में। विच बैटल्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीकाज अपार्थीड सिस्टम, कैसे उन्होंने ANC के साथ मिलके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलके किसके अगेंस्ट लड़े, अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट लड़े। एडिशनली इट emphasizes his 20 years incarceration for his political involvement, his eventual release and his contribution to the nation's transformation into a multiracial democracy after his release। अभी कम से कम वो 27 साल 27 ईयर्स वो रॉबिन आइलैंड की जेल में भी रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था, एंड जब वो फाइनली रिलीज हुए तो वो विक्ट्री के साथ रिलीज हुए, उन्हें ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया, उन्होंने अपार्थीड सिस्टम को कम किया। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना नहीं था, उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने अपनी कंट्री में वाइट सुप्रीमेसी को ख़त्म किया, इक्वालिटी लेके आए और अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, ठीक है, समझ आया। सो मंडेला steadfast dedication to the struggle for freedom, equality and justice is clear throughout the chapter। तो किस तरीके से वो कितने ज़्यादा डिटर्मिंड थे किस चीज़ को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके, इक्वालिटी को लेके, जस्टिस को लेके, डिस्पाइट द पर्सनल सैक्रिफाइसेस, उन्होंने पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी किए क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली से दूर कर दिया गया था व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग ऑल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री। ही इज कमिटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज and creating a more just society for everyone in South Africa. He also stresses the value of non-violence and peacemaking in achieving these objectives। तो जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो वो उनकी अच्छाई क्या थी कि उन्होंने वाइट्स के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने वाइट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग भी इंसान है, तो हम इक्वालिटी लेके आएंगे बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट। उन्होंने किस पे फोकस किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, नॉन वायलेंस पे किया, पीस मेकिंग पे किया, एंड दिस वाज हिज ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज अ न्यू बॉर्न। मंडेला ने लिबर्टी को, लिबर्टी मतलब फ्रीडम को, न्यू बॉर्न क्यों बोला गया? बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस। नो, ही वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, तो ए पार्ट तो नहीं हो सकता। ही हैड रिसेंटली अटेन्ड द लॉट्स विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। येस, ही हैड रिसेंटली अटेन्ड फ्रीडम विद लॉट ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, देयर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, उसके बाद उन्हें फ्रीडम मिली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर। We were who were outlaws not, so ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझा भी रही हूँ, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, peace, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो बेसिकली वो कह रहे हैं वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, वो कह रहे हैं कि थोड़े टाइम पहले ही सारी कंट्रीज ने हमें क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। आज हम ही उन सारी कंट्री को होस्ट कर रहे हैं फॉर आर विक्ट्री। उन्हीं कंट्री के लीडर्स हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट करने आया हमारे साथ, ठीक है। जो लोगों ने हमें आउटलो कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, वही कंट्रीज आज हमारे खुद के सॉइल पे आई है और हमें प्रिविलेज मिला है उनको होस्ट करने का। तो वो कह रहे हैं कि मैं सारे इंटरनेशनल गेस्ट जो आज यहाँ पे आया है उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि हमारे साथ आने के लिए, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। क्लियर। The guest at this spectacular ceremony was called distinguished because they, अब जो गेस्ट आए थे, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, नेल्सन मंडेला ने उनको डिस्टिंग्विश्ड क्यों बोला? Because they have been invited as a guest to attend it? No, because they are eminent world leaders witnessing it. Yes, because they are the world leaders who are witnessing this
एंटी उन्होंने देखा, विटनेस किया कि ये कैसे एंटी पार्टी सिस्टम यहाँ ख़त्म हुआ है और साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आया जो इक्वालिटी लेके आया है बिटवीन एवरीवन. क्लियर? It is a victory for human dignity. Pick the option that lists the correct answer for what human dignity would include. अब इन victory है human dignity. अब human dignity में क्या आता है? Equality, liberty, indecency नहीं, indecency कैसे आ सकता है? Liberty, indecency, self respect no. Immorality भी नहीं आ सकता. Equality, liberty and self-respect. Yes, equality, liberty and self-respect is human dignity. Clear? Now moving on to the next slide. Why does the speaker say that it is a rare privilege? Speaker ने ये क्यों बोला कि एक rare privilege है? He says this as they have been deprived of this honor? No. Seldom been given this honor? No. Experience it for the first time? Yes. They were experiencing for the first time कि international leaders उनके soil पे आया, उनके साथ celebrate करने उनकी victory को. Clear? How do you think the speaker feels? Choose the option that best fits his state of mind. तो जो speaker है, यहाँ पे speaker कौन है? यहाँ पे speaker है नेल्सन मंडेला. So what do you think कि उन्हें कैसा feel हो रहा होगा? Let's read that. Emotional, elated, unmindful? No, he was very mindful. Elated, unmindful or overwhelmed? No. Overwhelmed, elated and honored. Yes, he was overwhelmed, he was elated, he was honored. So he has these feelings at that very moment. Clear? Pick the option that showcase the usage of host as in the extract. होस्ट उन्होंने बाकी कंट्रीज के लीडर्स को होस्ट किया था, तो आपने उसी को होस्ट को उसी मीनिंग में किसी एक सेंटेंस के साथ देखना है किसमें करेक्ट है. ही वॉज प्रेज फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी एज द होस्ट ऑफ द पार्टी. नहीं, वहाँ पे कोई पार्टी तो चल नहीं रही थी, तो उसके होस्ट की तो बात नहीं हो रही. ही वॉज एबल टू होस्ट द इवेंट विदाउट एनी हिंड्रेंस. यस, he was able to host the event. वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, so he was able to host the event without any hindrance. Clear? Then we are moving on to the next. ठीक है, ये भी basically MCQ है and it is from the extract. Let me read the extract for you. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, Walter Sislis, the Chief Luthilus, and Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary courage. तो मैं ये एक बार समझा भी देती हूँ कि उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बहुत सालों से, बहुत डेकेड से ऑपरेशन चलता आ रहा है, हमारे साथ बहुत सालों से ये अपार्थाइड सिस्टम चलता आ रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से ओलिवर ताम्बोस, वॉल्टर सिसलस और ये सारे जो नाम दिया हुआ है, ऐसे जैसे मैन, इन जैसे मैन आ पाए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा करेज शो किया टू फाइट फॉर their own country, to fight for their own people. Wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसी wisdom, ऐसे generous लोग दोबारा शायद कभी देखने को नहीं मिलेंगे. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. और इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, तब जाके वो इतने अच्छे करेक्टर बन पाए. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी कंट्री के लिए. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in minerals and gems. वो बोले मेरी कंट्री बहुत रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, जो उसकी सॉइल के नीचे है. बट वो कह रहे हैं मेरी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, मेरी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो मेरी कंट्री के लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड. दे आर fine than the purest diamond. They are basically pure, true than the purest diamond. Clear? It is from these comrades in the struggle that learned the meaning of courage. वो कह रहे मैंने इन्हीं लोगों से, मैंने अपने इन्हीं कंपेनियन से courage का meaning सीखा. Time and again I have seen men and women risk their lives for an idea. और कह रहे मैंने बार बार men और women को देखा कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को रिस्क किया था हमारे को विक्ट्री दिलवाने के लिए, इस रेवोल्यूशन में लड़ने के लिए. Clear? What was the unintended effect of the long oppression? Choose the correct
ऑप्शन। तो अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या है इस लॉन्ग ऑपरेशन का? ए, इट मेड द पीपल इंडिफरेंट टू जस्टिस, नो। इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन, नो। इट इन्फ्लुएंस्ड अ जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यस, इट इन्फ्लुएंस्ड देयर जनरेशन कि हमें लड़ना है इनजस्टिस के अगेंस्ट। ये इन्फ्लुएंस मिला था हमें इन लोगों से जो जिनके नाम इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है। Men of such extraordinary courage refers to the people। अब किनको बोला गया है men of extraordinary courage? इन लोगों को क्यों बोला गया है? Let's see that। Because they liberated and abolished the apartheid system? नहीं। They used their resources to spread awareness? No। They fought for their own country's freedom? No। They demonstrated utmost strength to oppose the system? Yes, उन्होंने बहुत ज़्यादा strength दिखाई थी अपार्टीड सिस्टम को अपोज करने के लिए। दैट इज द रीजन इनको मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज बोला गया है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत थी। क्लियर? देन आता है नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड्स। नेल्सन मंडेला ने किसको कंपेयर किया था? डायमंड्स, अपने खुद की कंट्री के लोगों को, हिज कंट्री मैन। Clear? When Nelson Mandela says, I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that क्या वो stubborn थे? नहीं। क्या वो committed थे towards the idea of fighting against the apartheid system? Yes, they were committed. Clear? Select the suitable word from the extract to complete the following: depth, height, compassion, oppression। opposite बताना है, depth, height, compassion, oppression। Clear? अब आता है next फोर्थ आरटीसी। फोर्थ वाला मैं रीड करती हूँ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। तो वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जब मैं बड़ा ही हुआ था, अपने चाइल्डहुड से यंगहुड में पहुँचा ही था, एडल्टहुड में पहुँचा ही था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि बचपन में जो मेरे लिए फ्रीडम थी वो एक्चुअली में फ्रीडम नहीं है। मेरी फ्रीडम तो उसी टाइम छीन ली थी। बाहर खेलना मेरे लिए फ्रीडम नहीं है। मेरे लिए फ्रीडम है मेरी कंट्री के लोगों को डिग्निटी मिले, उनके साथ इक्वालिटी हो, मेरे को वो फ्रीडम चाहिए। एंड नाउ आई एम हंग्री फॉर इट। क्लियर? समझ आया? एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। वो कह रहे जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब जो फ्रीडम है वो ट्रांजिटरी हो गई है। ट्रांजिटरी मतलब जैसे जैसे हमारी एज निकल जाती है वैसे वैसे हमारे लिए फ्रीडम का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जब वो बच्चे थे उनके लिए फ्रीडम कुछ और थी, ठीक है, जैसे स्टेइंग आउट एट नाइट, रीडिंग व्हाट ही वांटेड एंड गो वेयर एवर ही वांट टू, तब उनके लिए फ्रीडम ये थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग ही yearned फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमारे लोगों को इक्वालिटी चाहिए। क्लियर? द टाइटल दैट बेस्ट सूट दिस एक्सट्रैक्ट। अब टाइटल बताना जो बेस्ट सूट करता है इस एक्सट्रैक्ट को। फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, नो। नॉलेज अबाउट फ्रीडम, नो। Significance of freedom, yes, we can take significance of freedom. Realization of freedom, no. Significance, importance of freedom. Clear? Then moving on to the next. Why do you think the speaker mentioned some freedom as transitory? कुछ freedom को उसने transitory क्यों बोला? Transitory मतलब कि it keeps on changing according to the time. So yes, the freedom are momentary and keep changing with time. तो यही अभी मैंने बताया कि ये momentary है, according to the moment होती है and it keeps on changing with time. Choose the option that best fit the usage of the word illusion as used in the extract। तो उन्होंने कहा कि बॉयहुड में मेरे लिए जो फ्रीडम है वो illusion थी, ठीक है, समझ आया। So he was never able to get past that illusion, no, he was able to get past that illusion। The illusion I experienced was quite integrating, no। A large mirror in the room creates an illusion, no। I was living under the illusion that this is possible। So yes, he was living under an illusion कि ये हो सकता है। Clear? The speaker says, at first as a student, I wanted freedom for myself. What do you think he only thought about himself? अब उन्होंने वो बिकॉज वो इतने यंग थे ना उस टाइम पे, उन्हें फ्रीडम का मतलब नहीं पता था। उनके लिए फ्रीडम ये थी कि घर से बाहर निकल जाओ, जो मुझे रीड करना है वो मैं रीड कर पाऊँ, जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ जा पाऊँ। पहले एज अ यंग बॉय उनके लिए फ्रीडम ये थी, बट एक्चुअल में उनको फ्रीडम का मतलब तब पता चला जब वो बड़े हो गए और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। Clear? So he was too young to realize that the freedom was denied to others as well. Clear?
A part of the extract has been paraphrased. Choose the option that includes the most appropriate solution to the blank in the given paraphrase of the extract. तो एक part है extract का जिसको rephrase किया गया है, जिसको summarize किया गया है, तो हमें देखना है इनके साथ best suitable blank कौन सा लगता है. The speaker belief about freedom since childhood proved false. It was not until the speaker grew up to be a young man when it desired नहीं, dawned हो सकता है, अराइव नहीं हो सकता, तो बी या सी में से एक है. ऑन हिम दैट ही वॉज डॉन्ड नहीं, डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम डॉन्ड ऑन हिम, देन ही बिगैन डिजायरिंग फॉर फ्रीडम 8. तो ये हो गया बी पार्ट, डॉन, डिप्राइव्ड एंड डिजायरिंग. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. Which of these lines from A Long Walk to Freedom hints at the end of apartheid system in South Africa? इनमें से कौन सी लाइन है जो A Long Walk to Freedom की which hints at the end of the apartheid system? A. I was not born with hunger to be free. I was born free in every way that I could know. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि I was not born with a hunger to free. I was born free in every way that I could know. या फिर I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning my keep. C part is although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. So yes, on that day neither of the group neither white nor blacks, दोनों को एक दूसरे का नेशनल एंथम नहीं आता था, but still they tried to sing. ठीक है, and now Nelson Mandela is saying that once they would know that the words of those national anthem by heart. Clear. So option C. Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? Ceremony कहाँ हुई थी? Ceremony हुई थी sandstone amphitheater में. It was formed in Pretoria, right? कहाँ पे? In Pretoria. ठीक है, और ये किसने बनाई थी? It was a union building formed by Union Building. Clear. Some of the building made by sandstone in India is Red Fort, Hawa Mahal, Fatehpur Sikri and Jaisalmer Fort that is in Rajasthan. Clear. Now moving on to the next slide. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतने सारे international leader ने inauguration क्यों attend करी थी? What did it signify the triumph of? किसकी victory? किस triumph मतलब victory? किसकी victory यहाँ पे signify की गई है? So yes, a large number of international leaders attended Nelson Mandela's inauguration as he was the first black president of South Africa, because it was a historic moment. ठीक है, not only for South Africa but also for the world. ये जो historic moment था सिर्फ South Africa के लिए नहीं था, पूरे world के लिए था. It signified the triumph of anti-apartheid movement. यहाँ पे anti-apartheid movement की victory दिखाई गई थी and the victory of democracy की victory दिखाई थी over racism and oppression. Clear. Mandela's struggle for freedom and equality had become a global symbol of hope and inspiration. जो मंडेला की struggle थी freedom and equality की, it had become a global symbol of hope and inspiration. The presence of so many international leaders at his inauguration demonstrated the support and solidarity of international community for Mandela's cause and the new South Africa. So there were so many international leaders at the inauguration. ठीक है, उन सब का सपोर्ट मिला, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिला नेल्सन मंडेला को फॉर द न्यू बॉर्न लिबर्टी इन अफ्रीका. क्लियर. Next is the inauguration was a significant moment in the world history marking the end of apartheid. तो जो inauguration है वो एक significant moment था which was marking the end of the apartheid and the beginning of new era of democracy in South Africa. It was a triumph not only for Mandela, सिर्फ मंडेला के लिए ही victory नहीं थी, उनके supporters के लिए भी victory थी, for all उन सब के लिए victory थी जिन्होंने justice के लिए, equality के लिए लड़ाई करी. Clear.
Next, can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? So how can you say कि जो 10th May है वो autumn day था South Africa के लिए? It is considered as an autumn day because the country is located in southern hemisphere. कहाँ है South Africa? In southern hemisphere, where the season are opposite to those in the northern hemisphere. ठीक है, while countries in northern hemisphere experience spring in May, southern Africa experiences autumn during that time. Clear? Next. At the beginning of his speech, Mandela mentioned, and beginning of the speech में Mandela ने बोला an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? So yes, in his inauguration speech, जो नेल्सन मंडेला की inauguration speech थी, उन्होंने mention किया था an extraordinary human disaster. इसका क्या मतलब है? It refers की to the apartheid system, जो basically discrimination हो रहा था, blacks के साथ racism हो रहा था. It refers to that. ठीक है, which had resulted in decades of racial oppression, discrimination and violence, जिसकी वजह से decades से मतलब बहुत सालों से racial oppression हो रहा है, discrimination हो रहा है, violence भी हो रहा है. The system had caused immense suffering, pain and injustice to millions of people, particularly black South Africans. And towards the end of his speech, Mandela referred to a glorious human achievement. To celebrate the end of the apartheid and the triumph of democracy in South Africa, he speaks of the power of unity. ठीक है, forgiveness and reconciliation in bringing about a new era of hope, peace and prosperity in the country. So जब नेल्सन मंडेला की स्पीच खत्म होने ही वाली थी, उन्होंने बताया कि जो उनकी अचीवमेंट है वो एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, और उन्होंने कहा टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ अपार्थीड सिस्टम एंड यहाँ पे डेमोक्रेसी की विक्ट्री हो रही है साउथ अफ्रीका में. एंड उन्होंने बताया कि यूनिटी, फॉरगिवनेस, रिकंसाइलेशन, पीस, होप, प्रोस्पेरिटी कि कितनी ज़्यादा पार है, कितनी ज़्यादा ये चीज़ें होंगी तो कैसे हम किसी चीज़ से भी विक्ट्री पा सकते हैं. क्लियर? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड सिस्टम टू डेमोक्रेसी. तो जो ट्रांजिशन आया था अपार्थीड सिस्टम से डेमोक्रेसी में वो रेफर किया गया है. द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट्स ऑल साउथ अफ्रीकन्स regardless of their race, ethnicity or religion. Clear? Now moving on to the next one. What ideals does he set out for the future of South Africa? अब क्या आइडल्स उन्होंने सेट किए थे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? इसमें आपने रिकंसाइलिएशन, जस्टिस, इक्वालिटी, यूनिटी, इन चारों को एक्सप्लेन करना है, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो इनॉग्रेशन स्पीच में नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे आइडियल्स बताए थे कि ये चीज़ें होंगी इन द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड वो किस पे बेस्ड थे? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिकंसाइलेशन, और उन्होंने उन्हीं को एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे यूनिटी, डेमोक्रेसी एक हो गया. ठीक है, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीकन्स को एक साथ आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा टूवर्ड्स द कॉमन गोल फॉर बिल्डिंग अ प्रॉस्पेरस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ही कॉल्स फॉर एन एंड. किस चीज़ का एंड? रेस, एथनिसिटी, रिलीजन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको एंड करना है. फिर यहाँ पे बात करी इक्वालिटी भी. इक्वालिटी मंडेला ने अपनी स्पीच में स्ट्रेस किया था, एम्फेसाइज किया था किस पे? इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी पे फॉर ऑल द साउथ अफ्रीकन रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर एंड सोशल स्टेटस. ही रिकॉग्नाइज कि जो अपार्थीड है उन्हें डिनाई किए गए हैं उनके राइट्स, ठीक है, कि उनके फ्रीडम, ठीक है, और उन्हें प्रॉमिस किया गया है कि अब से सबको फेयरली ट्रीट किया जाएगा और सबको रिस्पेक्ट मिलेगी एंड इक्वालिटी भी मिलेगी. क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस. यहाँ पे मंडेला स्ट्रेस कर रहा है टू द नीड फॉर जस्टिस फॉर जितने भी साउथ अफ्रीकन्स हैं उनको जस्टिस दिलानी है, पर्टिकुलरली दोज हु हैड सफर्ड अंडर अपार्थीड, स्पेशली दोज पीपल जिन्होंने अपार्थीड के अंडर सफ़र किया है. ही कॉल्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लीगल सिस्टम. उन्होंने कहा कि मेरे को एक लीगल सिस्टम बनाना है जो कि बहुत ही फेयर होगा, ठीक है, दैट इज फेयर एंड इम्पार्शियल. ठीक है, जो इम्पार्शियल होगा, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं होगी. एंड हम प्रॉमिस करते हैं दैट वी विल प्रमोट डिग्निटी एंड वी विल प्रमोट ऑल ह्यूमन राइट्स.
क्लियर। अब आता है रिकंसाइलिएशन में, मंडेला ने एम्फेसाइज किया था द नीड फॉर रिकंसाइलिएशन, की इतनी ज़्यादा नीड क्यों है रिकंसाइलिएशन के लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस में किया था टू हील द वुंड्स ऑफ द पास्ट, कि लेट्स फॉरगिव द वाइट पीपल एंड हील द वुंड्स ऑफ द पास्ट। ही कॉल्ड साउथ अफ्रीकन टू embrace each other as fellow citizen and to work towards building a future where all can live in peace and with harmony. Clear? Now we are moving on to the next question. Next question आता है what ideal does he set out for the future? ये repeated question है, अभी हमने यही किया था, ये repeated question है. Next, yes, why were two national anthems sung? दोनों national anthem क्यों गाए थे, whites का blacks का? To show equality, to show unity. इसलिए two national anthems were sung during Nelson Mandela's inauguration as the first black president of South Africa, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई किया गया था सिग्निफिकेंस ऑफ द एंड ऑफ द अपार्थीड सिस्टम एंड बिगनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए वाइट्स और ब्लैक्स दोनों के नेशनल एंथम गाए गए थे. बाय सिंगिंग बोथ नेशनल एंथम एट मंडेला's inauguration, it was meant to symbolize the unity and reconciliation of South Africans regardless of their race or background. इट वॉज अ पावरफुल जेस्टर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जेस्टर था जिसमें सबको इंक्लूड किया गया था एंड डाइवर्स कल्चर को रिकॉग्नाइज किया गया था, डाइवर्स ट्रेडिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था टू मेक अप दी country. Clear? Next, how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and the final decade of the 20th century? तो आपने यहाँ पे डिफरेंस बताना है. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century जो हमने पढ़ा दैट इज 1910 तक, 1901 से लेके 10 तक, ठीक है. फिर उसके बाद आता है फाइनल डिकेड दैट इज 1990 से लेके 2000 तक, ठीक है. समझ आया? दिस इज द लास्ट डेकेड. तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है. फर्स्ट डेकेड में अपार्थीड सिस्टम था, लास्ट डेकेड में नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, अपार्थीड सिस्टम को खत्म किया था, डेमोक्रेसी लेके आया था, यूनिटी, रिकंसाइलेशन, इक्वालिटी सबको प्रमोट किया था. तो यही डिफरेंस बताना है, ठीक है. समझ आया? सो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century साउथ अफ्रीका वाज अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर व्हिच हैड एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ वाइट मेजॉरिटी रूल, नॉट वाइट वाइट माइनॉरिटी रूल, क्योंकि वाइट उस टाइम पे माइनॉरिटी में थी एंड इट वाज रूलिंग ऑल्सो. तो वाइट माइनॉरिटी रूल, द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज, सारी पॉलिसीज बनाई थी जिन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था ब्लैक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन racial segregation and discrimination and it was known as apartheid system. तो first decade of 20th century में आपने apartheid system को explain करना है. और second में जब नेल्सन मंडेला ने basically freedom मिली थी, apartheid system को ख़त्म किया था, first black president बने थे, unity, reconciliation सब explain करना है, ठीक है. So in the final decade of 20th century South Africa had undergone a significant transformation from a racially segregated and oppressive system of government to a democratic and inclusive one. In 1994, after years of struggle and negotiation, the country held its first democratic election and Nelson Mandela was elected as the first black president of South Africa. The new government was based on the principle of democracy, equality, justice, reconciliation and aimed to promote the well-being and dignity of all South Africans regardless of their race and ethnicity. तो वही सब लिखा हुआ. Clear? Now moving on to the next one. What does Mandela mean when he says simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मतलब it is just because of all those African patriots जो उनसे पहले जा चुके हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करी थी और आज वो जिंदा नहीं है इस स्पेशल डे को विटनेस करने के लिए. क्लियर? So when Nelson Mandela says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, he means that उनकी लाइफ और अचीवमेंट किसकी वजह से, रिजल्ट्स ऑफ ऑल दोज पीपल जिन्होंने स्ट्रगल किया है, सैक्रिफाइस किया है, ठीक है. और अपने अफ्रीकन लीडर्स जो है, जनरेशन ऑफ अफ्रीकन लीडर्स, एक्टिविस्ट जिन्होंने फाइट किया अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, ऑपरेशन, ठीक है, उन सबको मंडेला ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं एंड ही इज रिकॉग्नाइजिंग हिज सक्सेस एंड हिज पोजीशन एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल. ठीक है, समझ आया? जो आज यहाँ पे नहीं है, वो कह रहे कि सिर्फ मेरे एफर्ट्स की वजह से ये सब नहीं हुआ है, इट वॉज द सम ऑफ ऑल दोज पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, जो आज यहाँ पे नहीं है. ठीक है, समझ आया? He acknowledges the contribution of countless African patriots, including those who fight against colonialism and apartheid.
freed those who endured imprisonment, torture, persecution, and those who lost their lives in the struggle of freedom and justice. Clear? Next आता है, Mandela says that his country's greatest wealth is its people and not the purest diamond. Justify his statement. मंडेला ने कहा था कि उसकी greatest wealth जो है वो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, वो डायमंड्स नहीं हैं. तो मंडेला की जो ये स्टेटमेंट है कि जो उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उनके खुद के लोग हैं, नॉट द प्योरेस्ट डायमंड, इट बेसिकली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, एंड द पोटेंशियल ऑफ डाइवर्स एंड टैलेंटेड पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन जो लोग है वो एक ह्यूमन कैपिटल होते हैं और वो कितने टैलेंटेड होते हैं. क्लियर? डायमंड्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वैल्यूएबल जरूर होते हैं, बट दे आर लिमिटेड इन नंबर, दे आर फिनाइट, ठीक है, एंड उनको उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती ग्रो होने की, इनोवेशन लाने की, जो जितनी ह्यूमन बींग्स में होती है. तो human beings are infinite and they're more important, they have the ability to grow things, to grow their country and to grow themselves, right? On the other hand, अगर हम education में invest करते हैं, health care में invest करते हैं, इसमें basically क्या आएगा, people as resource को mix करना है, ठीक है. On the other hand, investing in education, into हेल्थ केयर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड सिर्फ हमें ही नहीं, एज एन इंडिविजुअल हमारी सोसाइटी को और हमारी कंट्री को भी मिलेंगे. बाय रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मंडेला इज हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट नर्चर्स देयर टैलेंट्स एंड पोटेंशियल. So this can lead to greater innovation, productivity, economic growth, as well as more equitable and just society. Clear? Next question. Who, according to Nelson Mandela, is courageous? A courageous man is not someone who doesn't experience fear. जो fearless person है वो courageous नहीं है, ठीक है. He is someone who doesn't give in to it, and he is one who overcome fears. तो जो fear से जीतता है वो होता है courageous person. Mandela feels that courage is triumph over fear. How would you define courage in his context? Most important question है, ठीक है. करेज को कैसे डिफाइन किया नेल्सन मंडेला ने वो बताना है. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेल्सन मंडेला's व्यू दैट करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर, करेज कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कन्फ्रंट एंड ओवरकम फियर, uncertainty and adversity in pursuit of greater goal. For Mandela, courage was not the absence of fear, but rather the willingness to face and overcome fear in the pursuit of justice and freedom. Courage involves a willingness to confront and challenge oppressive systems and structures, even when doing so may result in personal harm or sacrifices. Clear? Next question. Explain the given statement with reference to Nelson Mandela's dream. A winner is a dreamer who never gives up. A winner वो dreamer है जो कभी give up नहीं करता, right? So yes, it refers to the idea that those who achieve great things, they are often driven by a powerful vision or dream. उनकी बहुत powerful vision और dream होती है, तभी वो इतना achieve कर पाते हैं अपनी life में, and they are willing to preserve in the face of obstacle and setback in order to make that dream a reality. और अपनी dream को reality बनाने के लिए जितने भी obstacles आते हैं उनकी life में वो उसको face करते हैं, उसको overcome करते हैं. This is the sentiment that is closely aligned with Nelson Mandela's life and work. मंडेला भी एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए डेमोक्रेसी, फ्री, यूनिटी, इक्वालिटी बेसिकली विजन करी थी, ठीक है. एंड डिस्पाइट फेसिंग इमेंस चैलेंजेस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड परसिक्यूशन, ही नेवर गिव अप ऑन हिज ड्रीम. उन्होंने अपनी ड्रीम को कभी गिव अप नहीं किया. इंस्टेड ही कंटिन्यू टू फाइट फॉर व्हाट ही बिलीव्ड इन इवन व्हेन इट सीम्ड इम्पॉसिबल. क्लियर? नेल्सन मंडेला स्पीक्स ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशन इल्यूसिडेट. दो ऑब्लिगेशन है, एक है टूवर्ड्स सोसाइटी, एक है टूवर्ड्स फैमिली. तो उसी को आपने एक्सप्लेन करना है. तो टूवर्ड्स सोसाइटी और टूवर्ड्स फैमिली. टूवर्ड्स सोसाइटी क्या है कि भाई अपने लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए. और फैमिली के लिए क्या है, यू हैव टू फुलफिल योर ऑब्लिगेशन एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ फादर, एज अ मदर, ठीक है. बट यहाँ पे नेल्सन मंडेला के साथ क्या हुआ था, व्हेन ही वाज fulfilling his duty towards the society, he was fighting against apartheid system for his own society and doing a non-apartheid revolution. तो उनको imprisonment मिल गई और उनको उनकी family से अलग कर दिया, and he was unable to fulfill his duties towards his family. Clear? तो यहाँ पे वो explain करना है. Clear?
अब नेक्स्ट आता है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द लेसन व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट मंडेला एज अ फादर एंड एज अ लीडर। तो अब आपने जो चैप्टर रीड किया है उसके अकॉर्डिंग आप मंडेला को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ फादर एंड एज अ लीडर। क्लियर? सो यस, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द लेसन इट कैन बी इन्फर्ड दैट मंडेला वाज अ डिवोटेड फादर एंड अ विजनरी लीडर। एक तो क्या वर्ड आ गया, डिवोटेड फादर, और दूसरा क्या आ गया, विजनरी लीडर। अंडरलाइन कर दो, मेन वर्ड्स है, पेपर में भी अंडरलाइन कर देना, टीचर फुल आंसर नहीं रीड करेगी। हु वाज डीपली कमिटेड टू हिज फैमिली एंड टू द स्ट्रगल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो डीपली कमिटेड टू फैमिली आ गया, ठीक है, एंड उन्होंने स्ट्रगल भी किया था फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्लियर? एज अ फादर मंडेला वाज अफेक्शनेट एंड लविंग टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, ठीक है, even as he spent long period of time away from them due to political activities. As a leader, Mandela was unifying force who was able to bring together people from diverse background and perspectives in the fight against apartheid. तो as a father वो बहुत affectionate थे, loving थे, even though he lived away from his family just because of all those political activities. And as a leader वो एक unifying force थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, अलग अलग थॉट्स के लोगों को, कल्चर, यूनिटी, कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया था, एक साथ लेके आए थे। He was a man of great conviction and principle who was willing to sacrifice his own freedom for the greater good of his people. उन्होंने अपनी obligation towards his family को sacrifice किया था to fulfill his duty towards the society. So he was a person of great conviction and principle. Clear? Next आता है, if you were in Mandela's position, would you have given preference to your family or your country? Why? So being a leader of a country, it is very challenging role which require balancing between different priorities and responsibilities. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू से वेदर वन शुड प्रायोरिटाइज देयर फैमिली और वन शुड प्रायोरिटाइज देयर कंट्री, या तो कंट्री को प्रायोरिटाइज करना है या फैमिली को, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने तरीके से। अगर मंडेला की केस में बात करें, उसने ही फेस अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, ठीक है, समझ आया। ही वॉज कमिटेड टू फाइट अगेंस्ट अपार्थीड एंड वर्किंग टूवर्ड्स मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, बट ऑफन मेंट सैक्रिफाइसिंग टाइम विद हिज फैमिली एंड इवन रिस्किंग हिज ओन सेफ्टी। तो उन्होंने बहुत काम किया अपनी सोसाइटी को एक करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए और पार्थी सिस्टम को खत्म करने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी खुद की फ्रीडम को भी सैक्रिफाइस किया और अपनी फैमिली को भी सैक्रिफाइस किया। इफ आई वर इन मंडेला's position, I would likely prioritize the greater good of the country over the needs of my own family. अगर मैं मंडेला की जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। This is because I would feel a deep sense of responsibility towards my fellow citizen and would believe that the work I was doing was more important than any personal consideration. Clear? Then moving on to the next question, what did being free mean to Mandela as a boy or as a student? How do you contrast this transition freedom and the basic and honorable freedom? तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बताना है, ट्रांजिशन फ्रीडम जो बचपन में होती थी, ये फ्रीडम है आज हमारे लिए वो फ्रीडम है, और एक ऑनरेबल मैन के लिए फ्रीडम क्या होती है। हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम change with age and experience? तो यही बताना है। So yes, as a boy, Mandela saw freedom as the ability to move about without fear of being harassed and detained by the police. तो as Mandela saw freedom एक्चुअली में क्या होती है, जब उन्होंने रियलाइज किया तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी, टू मूव विदाउट फियर, विदाउट बीइंग harassed and without being detained by police. Clear? He grew up in a society जहाँ पे black people को basically violence का subject बनाया जाता था, discrimination होती थी उनके साथ, they were not able to move freely, ठीक है, and ना वो precious थे, उनके हाथ लगती थी, ना वो move कर सकते थे। As a student, मंडेला के लिए freedom क्या थी? As the ability to pursue his education, कि मैं अपनी education पूरी कर लूँ, अपनी dreams fulfill कर लूँ without hindrance. He saw education as a pathway to greater freedom both for himself and for his community. In contrast, for Mandela, true freedom was not simply a matter of being able to move about or pursue one's education, but was instead a fundamental right that should be enjoyed by all the people, regardless of their race, religion, or social status. He saw the struggle for freedom as a long and difficult journey, but one that was ultimately worthwhile as it lead to more just and equitable society for all. Clear? Now, would you agree that depth of oppression creates height of character? How does Mandela illustrate this?
कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट. तो अभी हमने ये भी पढ़ा था, इससे रिलेटेड हमने आरटीसी भी पढ़ा था अभी, कि डेप्थ ऑफ जितना ऑपरेशन हम फेस करते हैं ना उतने ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग और करेजियस बन जाते हैं. सो डू यू अग्री विद दिस, ये बताना है आपने. सो येस, आई वुड अग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कैन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर. Nelson Mandela's life story is a powerful example for this. Mandela's endured decades of imprisonment. बहुत सालों तक वो जेल में रहे. Harassment, discrimination, सब सही, just because of apartheid system जो गवर्नमेंट कर रही थी साउथ अफ्रीका में. Despite this, he remained committed to his principle कि मेरे को अपनी कंट्री को जस्टिस दिलाना है, इक्वालिटी दिलानी है एंड फ्रीडम दिलानी है. Mandela's experience in prison were particularly transformative as he was forced to confront his own fear and weakness and find the inner strength to continue fighting for what he believed in. तो जब वो जेल में थे तब उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया और वो और ज़्यादा करेजियस हो गए to fight for his aim, to fight for democracy in South Africa. Through his suffering, he developed a sense of empathy and compassion for others and became a powerful advocate for reconciliation and forgiveness. तो अब उन्होंने जो सफ़र किया वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक बन गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करनी शुरू कर दी थी उन्होंने, एंड उन्होंने किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, टूवर्ड्स रिकनसाइलिएशन एंड फॉरगिवनेस. Clear? There are many examples throughout the history of individuals who have faced great oppression and emerged with remarkable strength of character. For example, Mahatma Gandhi, the leader of India's independence movement, endures years of imprisonment and persecution at the hands of British colonial authority. Through his suffering, he developed a deep commitment to non-violent resistance and social justice and inspired by millions of people around the world to stand up for their rights against the oppression. तो ये सब पढ़ के आपने बस एंड में एक महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे दिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, why not? No, Mandela suggests that the oppressor is not truly free. मंडेला ने आर्ग्यू किया कि ऑपरेसर की फ्रीडम खुद ही लिमिटेड हो जाती है क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा फियर में होता है, हेट्रेड के अंदर बंधा हुआ होता है. बाय सीइंग अदर एज इंफीरियर एंड अनवर्दी ऑफ इक्वालिटी, द ऑपरेसर इज डिनाइंग देमसेल्फ द चांस टू लिव इन अ सोसाइटी दैट इज ट्रूली ओपन एंड फ्री. क्लियर? नेक्स्ट आता है, क्रिएट अ क्वेश्चनेयर आपने बनाना है for of the two most important question that you would have liked ask Nelson Mandela during an interview and give reason for those question. तो अगर आपको मौका मिले नेल्सन मंडेला को इंटरव्यू करने का तो कौन से दो क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे with reason you have to tell. First, what was the most difficult decision you had to make during your struggle for freedom and equality in South Africa, and how did you overcome the challenges associated with that decision? एक तो मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है कि उन्होंने सबसे डिफिकल्ट क्या डिसीजन लिया था साउथ अफ्रीका की इक्वालिटी के लिए और अपने चैलेंज को ओवरकम कैसे किया था. सो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया बिकॉज आई बिलीव इट वुड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मंडेलास लीडरशिप स्टाइल and decision making process. By understanding how he approached these challenges, we can gain a better understanding of the leadership philosophy and how he was able to achieve such remarkable success. And second question is, how do you see the future of South Africa? What steps do you believe are necessary to ensure continued progress and development in the country? तो क्या कैसा आपको लगता है क्या फ्यूचर होगा साउथ अफ्रीका का एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए? what step would you take? ठीक है, सो आई चोज दिस क्वेश्चन बिकॉज आई बिलीव इट वुड बी वैल्यूएबल टू हियर मंडेला's perspective about the future of South Africa, particularly given his role in shaping the country's transition in democracy. Clear? And the last question of the day is, you recently read a blog by your teen friend on freedom, my perception. You feel that your perception of freedom has seen a transformation after having read The Long Walk to Freedom. तो बेसिकली आपके लिए फ्रीडम कुछ और थी, बट जब आपने ये स्टोरी को पढ़ी देन अगेन आपका जो मीनिंग था फ्रीडम को लेके, जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया. ठीक है, अब आपने 120 वर्ड्स में लिखना है, डायलॉग लिखना है विद योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग द न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एंड यू मे स्टार्ट लाइक दिस. ठीक है, फ्रेंड, I think the freedom to watch TV for extended hours or choose the kind of programs I would like to view is important. ठीक है, I used to think that too, but after reading The Long Walk to Freedom, my perception of freedom has changed.
I now believe that freedom is not just about being able to do what we want, but also about taking responsibility for our actions and understanding the impact they have on others. So, according to you, what is now freedom? Freedom is not just being जो मुझे करना है मैं वो करूँगा, वो फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शंस की और तुम्हारी वजह से दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन? You? Well, for example, Nelson Mandela fought for the freedom of his people from apartheid in South Africa, but he did not just fight for their freedom to do whatever they wanted. He fought for their freedom to live with dignity and respect and to be treated with equality. Friend, I still feel that the restrictions are not required. I want my freedom. I am a human too. Am I not? You, of course you are, but with freedom comes responsibility. Freedom के साथ साथ responsibility भी आती है. We need to be responsible for our actions and understand कि इसका क्या impact होगा दूसरों पे. Sometimes restrictions are put in place for our own safety. कभी कभी हमें restrictions लगानी पड़ती है अपनी खुद की safety के लिए, हमारे betterment के लिए. And as long as we are mindful of our actions, जब तक हम अपने actions सोच रहे हैं और दूसरों पे क्या impact हो रहा है ये भी सोच रहे हैं, we can still enjoy freedom while also respecting the freedom of others. Clear? तो यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर कवर हो गए. फर्स्ट इज लेटर टू गॉड एंड द अदर वन इज नेल्सन मंडेला. Soon we are coming up with the next video जिसमें हम आगे के चैप्टर्स करेंगे. If you have any doubt, you can reach us out on the number which is given below. So bye bye everyone.